डाली थी, इस चुनाव में ईवीएम मशीन तोड़कर मैं उस वोट को ढूंढ निकालूंगा। उन लोगों ने हमसे कहा ऐसा मत करना, कानून को अपने हाथ में न लेना। हमने कानून मजबूर कर रहा है हमको इस बात के लिए, मैं ऐसा करूंगा। और साथियों, मैं ऐसा करता, लेकिन मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे कुछ साथियों ने जिस दिन वोट पड़ना था मुझे जबरन बांध लिया, जबरन मुझे फंसा लिया, मुझे जाने नहीं दिया। लेकिन आज मैं फिर से इस मंच से कहता हूं, अगर आने वाले चुनाव में अगर मैं वोट डालने चला गया और तो फिर उस ईवीएम मशीन को तोड़कर मैं अपने वोट को जरूर ढूंढता हूं। मैं ये संकल्प इस मंच से आज लेता हूं। साथियों, इसीलिए ईवीएम मशीन का जो विरोध हो रहा है, इसका मैं तहे दिल से, खुले मन से साथ देता हूं और साथ देता रहूंगा। ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूं। साथियों, आप लोग भी मेरे साथ कहो, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। साथियों, जो पार्ट 2 ईवीएम बंडाफोड़ यात्रा चल रही है, मैं चाहता हूं आप लोग सब लोग खुलकर इसका सपोर्ट करें और आने वाले समय में पूरा जोर लगाएं कि ईवीएम मशीन से चुनाव ना हो, तभी हम लोगों को हक अधिकार मिल पाएंगे। और इस कदम को मजबूती के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब बढ़ा रहे हैं और हम सब लोग इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये एक ऐसे बहुजन समाज के नायक हैं जो आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दोस्तों, हम लोगों को गर्व होना चाहिए, जो लड़ाई हजारों सालों से हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं, उसका कोई भी महापुरुष हम लोगों के सामने नहीं आया। आज हमारे वामन मेश्राम साहब आए हुए हैं, हम लोग इनका साथ देंगे, सहयोग देंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय मूल्यवासी। तो रामनारायण ने चुनाव आयोग के अधिकारी को लिख कर दिया, मैं हारने वाला नहीं हूं। मैं कैसे हार गया? ये पेपर ट्रेल मशीन का जो कागज का वोट है उसकी गिनती करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हाँ, अगर कैंडिडेट पेपर ट्रेल मशीन के कागजी टुकड़ों की गिनती की मांग करे तो गिनती करनी होगी। कलेक्टर ने आदेश दिया, कागज के टुकड़ों की गिनती किया जाए। ईवीएम मशीन ने रामनारायण को चुनाव में हरवाया था, कागज के टुकड़ों की गिनती हुई, रामनारायण कागज के टुकड़ों में चुनाव जीत गया। ईवीएम मशीन में हार गया था, पेपर ट्रेल में चुनाव जीत गया। कैसे? चलो यही समझाता। ये जो पेपर ट्रेल में क्या होता है, ये यहाँ हाथी का निशान लगा हुआ है या साइकिल का लगा हुआ। आपने हाथी पर मोहर लगाई तो ये फिजिकल एविडेंस है। ये आपने मोहर लगाया, ये साइकिल पर मोहर लगाया, साइकिल की मोहर वाला वोट, साइकिल पर लगा हुआ वोट हाथी पर ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाथी पर लगा हुआ वोट साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग फिजिकल एविडेंस है, भौतिक सबूत है और निशान अलग अलग लगे हुए हैं। अगर इस पर हाथी पर लगा हुआ है तो हाथी का साइकिल में कैसे मिक्स होगा? अगर साइकिल का है तो हाथी में कैसे मिक्स होगा? नहीं मिक्स हो सकता, क्योंकि ये तो अलग अलग वोट है, कागज का वोट है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं है, ये कागज का वोट है। दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो आंखों से दिखाई नहीं देता। इसलिए रामनारायण ने जब कलेक्टर को कहा रिकाउंटिंग किया जाए, तो कागज के टुकड़ों की रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग में रामनारायण चुनाव जीत गए। क्यों? ये सवाल है, क्यों? क्योंकि रामनारायण को जो वोट ईवीएम में डाला गया था वो तो रामप्रसाद के नाम पर ट्रांसफर हो गया, मगर जो कागज का वोट था वो किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो रियल गिनती हुई, जब रियल गिनती हुई तो रामनारायण चुनाव जीत गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन, ईवीएम मशीन का घोटाला पकड़ने के लिए लगाई। इट मींस सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करती है कि ईवीएम मशीन घोटाला करती है। ये सारी दुनिया में जा रहा है कि नहीं जा रहा? ये डेली सुन रहे सरकार, ये चुनाव आयोग भी सुन रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये चुनाव आयोग भी सुन रहा है।
अभी कल चुनाव आयोग ने एक बयान दिया कि हमने अभी एडवांस मशीन लाई है? कल अखबार में खबर है, अब हमने ईवीएम की एडवांस मशीन लाई। मैंने पूछा तुम ही चलाओगे क्या? अभी चल, सारी दुनिया की एडवांस लाओ तो घोटाला तो होगा ही होगा। असली गुनहगार मशीन नहीं है, असली गुनहगार तो तुम हो। चाहे दुनिया भर की तुम एडवांस मशीन लाओ, उससे क्या होने वाला है? जब तुमने पहले ईवीएम लाई थी तुम उसको भी एडवांस बोल रहे थे, फिर घोटाला हुआ। दोबारा लाए थे, उसमें भी घोटाला हुआ। तीसरी बार लाए, ये तीसरे वर्जन है बोल रहा, ये भी घोटाले वाली। हर ईवीएम मशीन के बारे में तुम एडवांस एडवांस बोलकर लोगों का भ्रम पैदा करते हो। इससे सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात क्या करना होगा, तो पहले तो लोगों को जागृत करना होगा, जागृत कर रहे हैं। दूसरी बात क्या करना होगा, चुनाव आयोग को लिख कर देना होगा कि ईवीएम मशीन जो है, अगर घोटाले करने वाली मशीन बना सकते हो तो ईमानदार मशीन भी बनाई जा सकती है। तो ईमानदार मशीन कैसे मानी जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का पैनल उस मशीन की देखरेख करेगा, मशीन को जज करेगा। केवल सुप्रीम कोर्ट के जज पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वोट का अधिकार किसको? साधारण लोगों को। नागरिकों का पैनल होना चाहिए जो ईवीएम मशीन की जांच करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज का भी होना चाहिए तो नागरिकों का भी पैनल होना चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट को हमने ये लिख कर दिया, अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना, चुनाव आयोग को हमने लिख कर दिया, चुनाव आयोग ने नहीं माना, भारत बंद करेंगे। इस मुद्दे पर, अकेले मुद्दे पर भारत बंद करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हमने इसके पहले भी भारत बंद किया था, मालूम है ना? जब भारत बंद किया था सीए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर भारत बंद करवाया था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी तक नरेंद्र मोदी लागू नहीं कर पाए। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है। चलो मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, मगर नरेंद्र मोदी सीए का कानून लागू नहीं कर पाए क्योंकि हमने भारत बंद करवाया था। भारत बंद की वजह से नरेंद्र मोदी सीए का कानून लागू नहीं कर पाए। अगर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री है और उसका कानून हमने लागू नहीं होने दिया, तो इसका मतलब है वामन मेश्राम भी शक्तिशाली है। चलो, आप लोगों को तालियां बजने से इतना तो समझ में आया कि आपके समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा समझ में आ रहा है। नरेंद्र मोदी की कानून को हमने देश में लागू नहीं होने दिया। राष्ट्रपति ने आज तक उस कानून की अधिसूचना घोषित नहीं की। इसका मतलब है वो कानून अभी तक लागू नहीं हुआ और हमने उसको रोक लगाई। तो इसका मतलब है भारत बंद की वजह से ऐसा हुआ। तो हमारे पास संगठन की शक्ति इतनी बड़ी है कि हम गलत काम को रोकने का काम कर सकते हैं। अभी लखनऊ में मैं आ रहा था तो वहां शास्त्री बैठा हुआ, कहा दिन में पुलिस वाले 3 बार टेलीफोन करते। मैंने कहा क्यों करते? पता नहीं, बार बार आपके बारे में पूछते रहते, वो कब आने वाले, कितने लोग लेकर आने वाले। तो मैंने कहा तू क्या कहता है? मैंने कहा तू कहना, तो अमन बेशराम के पास तो हथियार तो छोड़ो, इतनी लकड़ी भी नहीं है, तो काहे को चिंता करते हो? वो तो गोली चलाता है, गोली तो चलाता नहीं है। यही तो समस्या है, साला पकड़ में नहीं आता। गोली चलाएगा तो पकड़ में आ जाएगा, गोली चलाता है वो साला खतरनाक बोलता है, पकड़ में भी नहीं आता, सारा संविधान के दायरे बचाव करेगा और कुछ नहीं है। तो जज ने कहा ये अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़ना आता है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं आता। ले आओ मेरे पास। जज साहब के पास एक कॉपी दिया। जज ने देखा तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा। वो अमन मिश्रा में ही बोल रहा है। ओके, तुम जाओ, निर्दोष छोड़ दिया जाता है। उस आदमी ने जिसने ईवीएम फोड़ा, नगर के जज ने उसको निर्दोष छोड़ दिया। अगर 15 लाख लोगों ने ईवीएम फोड़ी, क्योंकि हम 1-2 मशीन फोड़ने की बात नहीं कर रहे, 2024 के चुनाव में 15 लाख बूथ रहने वाले हैं और
15 लाख बूथ पर शेड्यूल कास्ट के 15 लाख कार्यकर्ता ऑल इंडिया में, शेड्यूल ट्राइब 15 लाख, नॉमिनी ट्राइब 15 लाख, एमबीसी 15 लाख, ओबीसी 15 लाख, माइनॉरिटी 15 लाख, महिलाएं 15 लाख, विद्यार्थी युवा बेरोजगार 15 लाख, एक मशीन फोड़ने वाले 7, हर बूथ पर फोड़ने वाले 7 जाने का और फोड़ने का तो एक मशीन रहती है एडिशनल, लगा सकते हैं, दूसरी भी मशीन फूट जाएगी और सारा मामला जो है बंद पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के लोग बैठेंगे कि लोगों का ईवीएम मशीन से भरोसा खत्म हो गया है, कुछ करना होगा और निर्णय होगा, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना होगा। इस तरह से बैलेट आएगा और जब बैलेट आएगा तो जानते हो क्या होगा? तुम लोगों की सरकार बनेगी। बैलेट से ही तुम्हारी सरकार बन सकती है, ईवीएम मशीन से तो मामला खत्म हो गया। बैलेट मशीन से 2 काम होंगे, एक वोट का अधिकार बचेगा और दूसरा आप अपनी सरकार बना सकते हो। इसके लिए ये सारे देश भर में ये मामला मैं कर रहा हूं और ये लड़ाई तब तक लड़ता रहूंगा जब तक इस बात को हासिल नहीं किया जाता। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। इस देश के चुनाव आयोग को जो नरेंद्र मोदी जी की कठपुतली बना हुआ है और ईवीएम मशीन से चोरी करवाकर चुनाव जितवा रहा है, आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं मीडिया बंधुओं को कि 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। 8 अक्टूबर 2013 को पैरा नंबर 2829 उसका केस का नाम है। उसमें ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है, चुनाव घोटाले से करवा रहा है। इसलिए हम लोगों का जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। हमारा चौथा चरण 5 लाख लोगों के साथ चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा है, उसके कार्यालय को घेरने का काम करेंगे। अगर इसके बाद भी 24 में वो चुनाव ईवीएम से करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर ईवीएम उठाकर पटक भी देंगे, क्योंकि ये जनता के वोटों का मामला है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने का मामला है। तो 24 में भारत मुक्ति मोर्चा और इसके हजारों और सैकड़ों संगठन जो साथ में इनके साथ हैं, ईवीएम उठाकर पटक कर तोड़ने का काम करेंगे। ये चुनाव आयोग को इस रैली के माध्यम से चुनौती देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि खोटे को और हमारे तमाम साथियों को जेल भेजने कि उनके पास ताकत है, उनकी सरकार चल रही है तो जेल भेज सकते हैं, उनकी औकात है तो जेल में डाल के देखे, हम उनको बताएंगे। तो इतना खुले तौर पर कोई बोलने वाला आज की तारीख में नहीं है। ईवीएम मशीन से अगर चुनाव होगा तो 2024 में मैं स्टैंड पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूं। 2000 जगह जगह पर हो रहे ईवीएम के विरोध में जिला कलेक्टर अधिकारी को ज्ञापन देते हुए लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। जगह जगह पर 567 तहसीलों में, जिलों में बराबर भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से विशाल महामोर्चा 31 जनवरी को चुनाव आयोग पर धरना प्रदर्शन। इस प्रोग्राम को देश में जगह जगह पर लोगों के सम्मान में ईवीएम को हटाओ, बैलेट लाओ, ऐसा ज्ञापन हर जगह पर दिया जा रहा है। 567 जिलों में चल रहे भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, लोकतंत्र बचाओ। आप सभी लोग इसका साथ दें, सहयोग दें। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, लोकतंत्र बचाओ। अगर मैं वोट डालने चला गया और तो फिर उस ईवीएम मशीन को तोड़कर मैं अपने वोट को जरूर ढूंढ रहा हूं, मैं ये संकल्प इस मंच से आज लेता हूं। साथियों, इसीलिए ईवीएम मशीन का जो विरोध हो रहा है, इसका मैं तहे दिल से खुले मन से साथ देता हूं और साथ देता
क्योंकि लोग उनको कह रहे हैं कि इसको हटाओ। जहां भी जा रहे लोगों का सहयोग नहीं, उनको प्रशासनिक मशीनरी का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। जो सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता में कोई उसके लिए सहयोग करने के लिए खड़ा नहीं है। क्या लगता अगर है? मान लो ये मशीन ईमानदार थी और इससे फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो सकता है, तो अमेरिका नहीं कर रहा है। वो तो भारत से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला है। जापान है, जर्मनी है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के देश है भारत से ज्यादा। वो नहीं कर रहे क्योंकि वहां की प्रजा का इस पर विश्वास नहीं है। भारत में ये लोगों के जानकारी के अभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग ईवीएम के विरोध में हैं। मैं आपको ये मामला ईवीएम का कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए पेपर ट्रेल मशीन लगाया जाए। मगर पेपर ट्रेल लगाया जाता है, उसकी गिनती नहीं होती, तो लगाने का कोई मीनिंग है नहीं। बंद करवाओगे? तुम्हारा बाप दादा कोई कुछ नहीं कर सकता हम लोगों की बोली बंद करवाने के लिए। तुम्हें वामन में शाम को गोली मारनी होगी। मैं कुत्ते की मौत मरने वाला नहीं हूं। मैं लड़ते लड़ते मरूंगा, लड़ते लड़ते मरूंगा। महाराष्ट्र में जब 2-3 लोगों को गोली से मारा तो नागपुर के पुलिस कमिश्नर से मुझे टेलीफोन आया, कहा कि बेशराम जी बोल रहे हैं। हमने कहा है, तो आपको ऊपर निर्णय लिया गया है पुलिस सिक्योरिटी देने का। मैंने कहा किसने लिया? फडणवीस ने लिया ना, वो ब्राह्मण, उसने लिया ना मेरे को सिक्योरिटी देने का निर्णय। वो सिक्योरिटी देना चाहता है कि सीआईडी करवाना चाहता है मेरी? तुम्हारी सिक्योरिटी पर मैं पेशाब करता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे डराना चाहते हो तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि हमारे 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में तुम्हारे 28,000 लोगों को मारा था। मैं उस खानदान का आदमी हूं, याद रखो। भीमा कोरेगांव में इन 500 लोगों ने तुम्हारे 28,000 लोगों को मारा था, उन खानदान का मैं हूं और उसका ही खून मेरे रगों में आज भी है, वो भी ठंडा नहीं हुआ है। मैं ऐसे रैलियों में ये मेरा खून और थोड़ा सा गर्म करने के लिए घूमते रहता हूं। आज हम लोग यहाँ पर जेल भरो आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए। तो हम लोग जेल भरो आंदोलन क्यों करना चाहते हैं और ये जेल भरो करने का प्रसंग मन तो दूर, ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ गया तो उसको भी हम रोकने नहीं देंगे। और अगर ब्रह्मा आ भी गया तो क्या कर लेगा? ब्रह्मा का वोटर लिस्ट में नाम है? क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम होने के लिए एड्रेस पूछना बंद है। तो हमारी आवाज अब रोकने वाले नहीं है, ना कोई रोक सकता है। ब्राह्मण तो दूर, ब्रह्मा भी अगर साक्षात आ गया तो उसको भी हम रोकने नहीं देंगे। देश में घोटाला करके खुद चुनाव करवा रहा है, चुनाव आयोग खुद ही इस घोटाले में शामिल है। और अगर चुनाव आयोग पर मैं ये जो आरोप लगा रहा हूं, अगर ये आरोप झूठ है, चुनाव आयोग को चुनौती देता हूं, वो मेरे खिलाफ केस दायर करें। चुनाव आयोग को मैं चुनौती देता हूं, वो मेरे खिलाफ केस दायर करे, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में देख लेता हूं। कलंकित करने वाले न्यायाधीशों के पिछवाड़े पर जरूर लात मारी जानी चाहिए। इन जजों ने, ब्राह्मण जजों ने न्यायपालिका को
कलंकित किया, इन कलंकित करने वाले न्यायाधीशों के पिछवाड़े पर जरूर लात मारी जानी चाहिए। इन जजे ने, ब्राह्मण जजों ने न्यायपालिका को कलंकित किया, इन कलंकित करने वाले न्यायाधीशों के पिछवाड़े पर जरूर लात मारी जानी चाहिए। उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है, वो यहाँ रह सकते हैं मगर राज करने का उनको अधिकार नहीं। कि जिस तरह से अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से ब्राह्मण भी विदेशी है, वो यहाँ रह सकते हैं मगर राज करने का उनको अधिकार नहीं। औकात तो बनाने वाले हम ही हैं, मायावती को पैदा करने वाले और तमाम ये हम लोग बाम से, ये तो आप लोगों को मालूम है। तो मायावती की औकात भी तो जानते हैं ना, क्योंकि औकात तो बनाने वाले हम ही हैं। खर्चा करता है, एक दिन में 10 रुपया पान खाकर थूक देता है, थूकने पर खर्चा करता है। अगर उस आदमी को यह समझाया जाए कि मान से जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए अगर उसको 1 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार किया जाए, गरीब से गरीब आदमी, हमारे समाज का एक आदमी 3650 रुपए का साल भर में पान खाकर थूक देता है, थूकने पर खर्चा करता है। एक दिन में 10 रुपया पान खाकर थूक देता है, थूकने पर खर्चा करता है। अगर उस आदमी को यह समझाया जाए कि मान से जीने के लिए, सम्मान से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए अगर उसको 1 रुपया खर्चा करने के लिए तैयार किया जाए, गरीब से गरीब आदमी, पीछे से रहकर पीछे से वार करने का काम क्यों कर रहे हो? अगर तुम लोगों को राजनीति ही खेलना है तो मैदान में आओ, फिर तुम्हारा चितपट कर देते हम लोग उधर। पीछे से हमला करते हैं। जो बहादुर होते हैं वो पीछे से नहीं लड़ते हैं, जो बहादुर होते हैं वो पीछे से नहीं। तेरे को राजनीति खेलने का अगर शौक है तो मैदान में आ। को कहा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताओ, उसने कहा वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता। मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है। मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा, पंडित जी मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बता रहे हो। तो पंडित जी ने जवाब दिया, समाप्त करना। मुसलमान भारत में संकट में क्यों है? मुसलमानों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना। मुसलमानों ने अल्लाह ताला की बात को नहीं माना। मजलूमों के समर्थन में मुसलमान खड़े नहीं हुए, मुसलमान जालिमों के साथ खड़े हुए। कांग्रेस नाम का जालिम, पता है मुसलमानों को? कांग्रेस किसने बनाई? चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई। ब्राह्मण भारत का जालिम है, ब्राह्मण यहूदियों की संतान है, जिन्होंने मोहम्मद साहब को भी परेशान किया। कुरान में पढ़ लेना, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। भारत में आकर समझाया वोट को बेचना बहु बेटियों की इज्जत बेचने के बराबर है। आज हमारे लोगों की वोटों की चोरी की गई है। आज उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत लूटी जा रही है। कांशीराम साहब की बात अनपढ़ लोगों को सही लगी, महसूस हुई, क्योंकि वो भुगत रहे थे। मगर आज भी पढ़े लिखा वर्ग या राजनीति करने की मंशा रखने वाले लोग ईवीएम के खिलाफ जागृति नहीं करना चाहते। वही बातें वो बोलते थे जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। उन्होंने आम लोगों को उत्तर भारत में आकर समझाया वोट को बेचना बहु बेटियों की इज्जत बेचने के बराबर है। आज हमारे लोगों की वोटों की चोरी की गई है। आज उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में बहु बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत लूटी जा रही है। पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा किया गया है, ये सच है। मगर सीएसडी और कामा अस्पताल, यहाँ पर जो अटैक किया गया है,
ये पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा नहीं किया गया है। ये अटैक आरएसएस का अभिनव भारत और आईबी के ब्राह्मण्स लोगों के द्वारा सीएसटी के ऊपर अटैक किया गया है। और ये बात महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएन मुशर्रफ साहब ने हु किल्ड कर करे इस किताब में सप्रमाण सिद्ध किया है। जो मुंबई की मस्जिद के नीचे जो सबूत मिले हैं वो बुद्धिस्ट है। आर्कियोलॉजी कह रहा है लक्ष्मण राव, मेरे पास लिखित है, आर्कियोलॉजी का रिपोर्ट है, पुरातत्व विभाग का रिपोर्ट है। उन्होंने जो खोदा, खोदने के बाद जो रिपोर्ट दिया, उनका कहा यह बुद्धिस्ट प्लेस है। कांबळे साहेब, पुरातत्वाचा पुरावा म्हणजे फायनल जितने